आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रभा केदान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कलम फरीदाबाद के इस सत्र में मैं नीरू भोगरा आयोजकों की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रभा केदान फाउंडेशन कला, साहित्य और संस्कृति के साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत से आयोजन करता आया है। फाउंडेशन की गतिविधियां भारत और दुनिया भर के 40 से भी अधिक शहरों में लगातार चलती रही हैं। कलम का यह आयोजन अपनी भाषा, अपने लोग की सोच को बढ़ावा देने वाली पहल से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम नामचीन और नए लेखकों को उनके प्रशंसकों और पाठकों से सीधा जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम के अलावा फाउंडेशन किताब, लफ्ज, एक मुलाकात विशेष, सुर और साज, आखर जैसे आयोजन भी करता है। हमें खुशी है कि आज के कलम फरीदाबाद के सत्र में हमारे अतिथि हैं श्री सुशील पोद्दार जी। हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं जो पिछले 29 वर्षों से अपने विभाग की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने 1989 में ISM IIT धनबाद से बीटेक किया। 5 साल तक खनन उद्योग में सेवा देने के बाद वह 1994 में सिविल सेवा में शामिल हो गए। इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं आज की हमारी जो पुस्तक ब्लेज, जिसके विषय में हम परिचर्चा करने जा रहे हैं, पुस्तक की लेखिका श्रीमती निधि पोद्दार जी। हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप एक लीडर चरित्र की महिला हैं जिन्होंने अपने साहस और प्रेरणादायी पुत्र दिव्यांश आत्मन पुस्तक ब्लेज के नायक का पालन पोषण करते हुए अपने जीवन में लगातार कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ा। इन चुनौतियों ने अंततः एक गृहिणी को पुस्तक के लेखक में बदल दिया। निधि जी ने 1994 में पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। उनकी शादी श्री सुशील पोद्दार जी, हमारे अतिथि, से हुई। उनकी एक बेटी भी है। हाल ही में उन्हें कोलकाता में ब्लेज नामक पुस्तक लिखने के लिए दुर्गा सम्मान प्रदान किया गया। इसके लिए आपका स्वागत है। बड़े साहित्यिक मंचों पर आपकी लगातार शिरकत होती रही है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं। इस संक्षिप्त परिचय के पश्चात मैं आज की जो हमारी पुस्तक परिचर्चा होने वाली है, जिस पुस्तक पर, उसके विषय में भी कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी और मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगी कि स्वास्थ्य की महत्ता हमें अक्सर तभी समझ आती है जब हम उसे खो देते हैं। परंतु इस खोए हुए मित्र यानी स्वास्थ्य को वापस पाने की कठिन यात्रा में हमें आत्मावलोकन, आत्म परिवेशन और प्रतिदान के असंख्य अवसर प्रदान कर सकता है। कैंसर से जूझ रहे किसी व्यक्ति के अथक प्रयासों को स्वस्थ हो जाने या पूरी तरह ठीक हो जाने की सामान्य परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। ये एक सतत प्रक्रिया है और इससे जूझने वाला व्यक्ति ही इस दर्द को समझ सकता है। इसके साथ ही एक बीमारी के कारण शारीरिक मृत्यु से पहले कई बार व्यक्ति और उसके परिवार के लोग मानसिक तौर पर मृत्यु का अनुभव करते हैं, जो कि अत्यंत दुखदायी होता है। ये कैंसर का सबसे बुरा स्वरूप है कि आपके साथ आपका परिवार भी एक दर्द के रास्ते से गुजर रहा है, जिसने हमारी मानसिकता में अपनी जड़ें जमा ली हैं। पर दिव्यांश आत्मन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। प्रतिकूल परिस्थितियों में दिव्यांश धैर्य, साहस और दृढ़ प्रतिज्ञता का प्रतिरूप था। या ये हम कह सकते हैं कि आज भी उनका संघर्ष था वो आज भी हमारे बीच है। तो हम उन्हें कहेंगे कि आज भी वो हमारे बीच उपस्थित है और हमें दिन प्रतिदिन प्रेरणा देते आ रहे हैं। और उनकी जीवन यात्रा हमें बताती है कि किस प्रकार जब आप संकट से चतुर्दिश घिरे हों और सारे रास्ते बंद होते दिख रहे हों, तब भी उम्मीद की लौ थाम कर आगे का रास्ता तलाशा जा सकता है। उन्होंने एक विराट और सार्थक जीवन जिया
और अपने इस जीवन के माध्यम से उन्होंने अपने संपर्क में आए हुए सभी लोगों को सार्थक रूप से प्रभावित भी किया। ब्लेज दिव्यांश के इस प्रेरणादायी जीवन और उनके साथ साथ उनकी मां के मातृत्व के सतत विकास की कहानी है और इसे प्रस्तुत करने का ये पुस्तक एक सार्थक प्रयास है। और मैं इससे ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि पुस्तक की लेखिका स्वयं हमारे बीच उपस्थित है और वो इस पुस्तक यात्रा के विषय में जब हम परिचर्चा करेंगे तो हमें विस्तार से बता सकेंगी। सो मैं हमारे बीच में उपस्थित है प्रिया जी। प्रिया जी का व्यक्तित्व एक आकर्षक व्यक्तित्व है और वह पठन पाठन के क्षेत्र में अनवरत जुटी हुई है और सदैव नई नई पुस्तकें पढ़ना, लेखकों से परिचर्चा करना उनके जीवन से सदैव जुड़ा रहा है। तो हमारे बीच प्रिया जी उपस्थित है। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रिया जी को कि वे इस पुस्तक परिचर्चा का आरंभ करें और इसी के साथ मैं आप सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कि यदि आपका फोन साइलेंट मोड पर नहीं है तो प्लीज उसे साइलेंट मोड पर कर दीजिए और इस परिचर्चा का आनंद लें। धन्यवाद। प्रिया जी, मैं आमंत्रित करती हूँ पुस्तक की लेखिका श्रीमती निधि पोद्दार जी को और हमारे अतिथि श्री सुशील पोद्दार जी को। आपका स्वागत है। कृपया स्वागत कीजिए। जी, सुशील जी, हार्दिक अभिनंदन। ब्लेज, एक बेटे की अग्नि परीक्षा। आध्यात्मिक स्तर और साहस की ये अद्भुत कहानी ये आप बीती जो दिल को सहज छू जाती है। इसके जरिए आपने दिव्यांश आत्मन को अमर बना दिया, इमॉर्टलाइज कर दिया। ये आप बीती लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? वह ऐसा क्या पल था जब आपने सोचा कि आप अपने इस दुख को, अपने इस एक्सट्रीम ग्रीफ को पन्नों पर उतारेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले मैं प्रभा कितान फाउंडेशन का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। उन्होंने इस किताब और इस किताब के थ्रू हम दोनों को आपसे रूबरू कराया। साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ श्वेता जी का, प्रिया जी का, जिन्होंने काफ़ी परेशानी ली और इस प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश की। तहे दिल से आप दोनों को मेरा धन्यवाद। किताब लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, हम दोनों ऑथर्स नहीं हैं। मुझे मुख्य अतिथि बताया गया, मैं अतिथि नहीं हूँ। हम दोनों एक साधारण आदमी हैं। ऑथर कैसे बने? अब क्यों किताब लिखी? ये प्रश्न बहुत जायज प्रश्न आपका है। कैंसर से देखिए हजारों लोग मर रहे हैं पूरे विश्व में। आखिर इस कहानी में क्या थी जिसके लिए हमें लिखना पड़ा? आप जाइए, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। तो मुझे कहीं से लगने लगा कि मैं क्या इस कहानी मेरे बेटे दिव्यांश में है जो कई अन्य जो लोग मर रहे हैं उससे डिफरेंट इसकी कहानी है। ये मेरे मन में भाव हमेशा था। कैंसर बीमारी जो होती है, मैं आपके प्रश्न पे धीरे धीरे में शिफ्ट कर रहा हूं। कैंसर बीमारी है, ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल बीमारी है। प्लीज समझिए, बीमारी होती है, इसका एक डायग्नोसिस होता है, उसका बॉडी में सिम्टम्स भी प्रेडिक्टेबल है। वो ट्रीटमेंट भी उसका एक सेट प्रोटोकॉल है। अगर इस बीमारी का किसने इलाज करवाया है, मैं तो ग्लोबली काफी घूम लिया, एक सेट प्रोटोकॉल है। डॉक्टर के पास प्रोटोकॉल है। डॉक्टर को ये नहीं पता होता है कि ये दवा देंगे तो इसका ये दवा कारगर होगा कि नहीं होगा, उसे नहीं पता होता है। उसे पता है ये प्रोटोकॉल FDA ने अप्रूव किया हुआ है, दैट्स ऑल। तो जब कैंसर इतना प्रेडिक्टेबल है तो अनप्रेडिक्टेबल क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है जो डॉक्टर नहीं समझ सकता, मेडिकल फ्रेटर्निटी से नहीं समझ सकती है, वो आदमी की आत्मशक्ति, उसकी प्राण शक्ति, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो मैंने अपने बेटे में देखी थी, हम दोनों ने अपने बेटे में देखी थी। जिस तरीके से उस बीमारी को उसने लिया, उसकी प्राण शक्ति बोल रही थी। देखिए, ग्रीफ जब रेजिलियंस से मैच करता है ना, व्हेन ग्रीफ इज कपल्ड विद रेजिलियंस, the product is only growth. It will only give you growth, and you will find growth, self-evolution amidst adversity. माइक काम नहीं कर रहा है। Amidst adversity, ये ग्रोथ देगा ही देगा। दिव्यांश का क्या था? पेन होता है ना,
पेन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मुझे कई बार क्या लगता है कि पेन हो गया, पेन बहुत शुद्ध होता है, पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है पेन। प्रॉब्लम क्या होता है, प्रेम के प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम है। जब आप पेन को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, पेन आप लोगों को क्या अवश्य होने लग जाता है लोगों को। अगर पेन को प्योरिटी से दें तो आपको लोगों को लुभावता है, और पेन में एनर्जी होती है। आपने एलिमेंट्री फिजिक्स से पढ़ा होगा, किसी ने अगर फिजिक्स से पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। तो अगर पेन एनर्जी है, तो क्या दिव्यांश कैंसर की लड़ाई लड़ते हुए उस पेन से एनर्जी निकाल रहा था? तो अगर निकाल रहा था उसे एनर्जी, तो उस एनर्जी का हुआ क्या? ग्रोथ, उसका खुद का ग्रोथ। और इसलिए इस कहानी में आपको देखे कि किस तरीके का ग्रोथ हो रहा था। उसने वर्षों पहले इस कहानी को लिखने की प्रेरणा इस लेटर से भी मिली थी। ये 10 साल पहले अपनी माँ के बर्थडे में उसने एक लेटर लिखा था, और अपनी माँ से बहुत प्रभावित रहता था। हर बच्चे अपनी माँ से प्रभावित रहते हैं। ये हमारी वाइफ दिव्यांश भाई को अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ को पूछता था। उसने उसमें लिखा इस लेटर में कि डियर मम्मी, एवरी ईयर फोर्ब्स, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एस्टैब्लिश्ड मैगजीन्स इन द वर्ल्ड, publishes a list of the 100 most powerful, influential and dynamic personalities of the world. This year's list had Michelle Obama, Sonia Gandhi, the German Chancellor, Merkel, among others. While Forbes always considers only such people who makes news, it fails to praise and mention the life of common people. If it starts doing so, then I can proclaim doubtlessly that you will headline the magazine in the first edition. Now, जब ये मैंने पढ़ा, मुझे लगा इसने माँ के लिए नहीं लिखी थी, इसने माँ को, अपने पिता को लिखा था शायद भविष्य में अपने बेटे की कहानी लिखने के लिए, क्योंकि वो कॉमन मैन की कहानी है। दिव्यांश आपके सबके घर में है, सुशील निधि आप सबके घर पे है। ये कॉमन मैन की कहानी है। क्या कॉमन मैन की कहानी पावरफुल हो सकती है? क्या पावरफुल? इसलिए मैंने प्लेस इस कहानी को लिखी थी। एक छोटा सा मैं एक सैंपल स्पेसिमेन में आपको पेश करता हूं। 2016 की बात है। 2015 में मैं दिव्यांश को ले गया था ट्रांसप्लांटेशन के लिए यरूशलेम में, इजराइल में। ट्रांसप्लांटेशन इज अ बिग एक्सरसाइज, मतलब इट चेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर बॉडी, एवरीथिंग हैपेंस। उसके बाद भी ल्यूकीमिया रिलैप्स कर गया। हम लोग यरूशलेम में थे और डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, इट हैज अगेन कम बैक, विल ट्राई टू डील विद दिस। मैं बिल्कुल डिजेक्टेड था। उसमें निधि बॉम्बे में थी, मैं दिव्यांश की ओर देख रहा था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह था कि अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा क्या। वो कुछ पोएट्री लिखता था, काफी वो एक पोएट्री लिख रहा था, और पोएट्री का शीर्षक था कैथारसिस। Now what is catharsis? Catharsis is purgation of your emotion. आप जब अपने दिल की सारी बात इस तरीके से खुल के करते हैं कि दिल साफ हो जाता है, मन का सब कुछ खटास खत्म हो जाता है, that is catharsis. और उस catharsis मैं वो कविता में पढ़ना चाहूंगा, तब आप समझेंगे कि मैंने किताब क्यों लिखी। ये कविता पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो कैथारसिस लिखता है, और कैथारसिस में ही इज टॉकिंग टू गॉड। आपने दीवार मूवी देखी है? अमिताभ बच्चन लास्ट में मंदिर में जाते हैं, और वो जो उनका कैथारसिस था वो उनका कैथारसिस था। ये इनका कैथारसिस है। वो कब लिख रहे हैं, प्लीज मैं फिर से आपको रिमाइंड कराऊंगा। ट्रांसप्लांटेशन फेल कर गया, ल्यूकीमिया केम बैक एंड देयर वाज डार्क फ्यूचर। उस दिन नेक्स्ट डे सुबह उठ करके कविता लिखता है, आई वाज क्वाइट कूल। He writes, "Hey God, the creator, the sustainer, the destroyer, today I stand before you with the reverence of your supremacy and complete cluelessness about your next move." तुम्हारा अगला मूव क्या मुझे पता नहीं है। Of course, I am too small a mortal to try to understand your grand design. So I will say this to you straight and then bow my head in grace. I know you have your own plans for me. I know too
the whimsical topsy-turvy nature of fate and destiny. So I have decided now to follow the words you had given humanity, sitting in the chariot in the battlefield. He's invoking Krishna. He writes, I'll do my karma. I'll carve my destiny. I'll now take control of my life, taking everything as it comes, while relinquishing the dependence on fate and that lady who calls herself luck. मैं अब भक्त किस्मत पर भरोसा नहीं कर रहा हूं, मैं फेट पे भरोसा नहीं कर रहा हूं. You are the supreme being, God को डिनाई नहीं कर रहा है. You are the supreme being whom I worship every day, but neither will I ask you for anything, nor come to you with expectations. I'll sing your praises, I'll find you in my soul, but I will neither question you nor the ways of your works. I'll have unconditional faith in you, in your grand design, and never blames you or fate for misfortune that may become mine. I'll wield my own plow, I'll cultivate my own land, I'll do my all karma, and embrace whatever comes with warm, open hands. You see, I have renounced fear and over-optimism and expectations. I'll move ahead from here with numbness tempered with determination, guts, patience, and denial. I'll be smiling all the way and catching the horns of what comes my way with an unrelenting, aggressive battle cry. This line is really touches my heart. Let's see what you have in store for me. He's writing on next day. Let's see what you have in store in me, for the ball is in your court, the buck is on you, and as I march forward with a strong spirit and with all guns blazing. When I read this poem, मुझे लगा कि ये salvation पा लिया अपने जीवन में. मौत इसके लिए कुछ नहीं. मैंने कहा ना, कैंसर प्रेडिक्टेबल है, प्राण शक्ति अनप्रेडिक्टेबल होती है. लेकिन इसके बावजूद भी एक और फैक्टर है जिसकी वजह से हमको किताब लिखनी पड़ी. हम दोनों ने सोचा था, उसको आप लोग समझिए. आपके भी बच्चे हैं. सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट. अब ये बताइए, 22 साल का बच्चा जिसने अपना पूरा टीन्स, एडोलेसेंस, 10 साल कैंसर की लड़ाई लड़ा, वो क्या इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी को? उसके माँ बाप का एस्पिरेशन तो पूरा हुआ नहीं. उस बच्चे वो इंजीनियर बनना चाहता था, कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, उसका एस्पिरेशन हुआ नहीं. क्या सोशल इम्पैक्ट करेगा? वो करेगा, वो करेगा अपनी कहानी के थ्रू. और जब हम दोनों ने सोचा कि उस कहानी बहुत बड़ी कहानी है, ये लोगों तो बताते शायद इम्पैक्ट हो, और शायद कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ लोग हमारे से मिलने भी आते हैं. मुझे लगता है कि इस वजह से हम दोनों ने इस कहानी को लिखने की कोशिश की. दिव्यांश आदमन अपने 22 साल के जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा गया. इस कहानी के जरिए बहुत कुछ सिखा गया. दीदी, आपको क्यों लगा कि ये संघर्ष जो है ये दुनिया के सामने आना चाहिए? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार. और मेरे लिए ब्लेज की शुरुआत मेरे सपने से हुई थी. मैंने दिव्यांश के लिए सपना देखा था कि कभी आगे जाके वो अपनी कहानी लोगों को बताए, और ये मैं सपना बहुत दिल से देखती थी. और उसके वजह से शायद जो भी मुसीबतें आती थी, मुझे तो वो गोल दिखता था, उसको बहुत आगे बढ़ते देखती थी, तो वो सब लगता था चलो आसान है, निकल जाएगा ये. दिव्यांश के जाने के बाद भी लगा कि मेरा सपना इतना कमजोर नहीं था कि वो चला गया और मैं छोड़ दूं. मैं इतनी कमजोर नहीं थी, तो वो सपना वही रह गया, बस तरीका बदल गया. दिव्यांश की जगह हम लोग आ गए. और पर्पस तो ये था पहले कि दिव्यांश की कहानी लोगों को बतानी है. वो ऐसे जा नहीं सकता है, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा था, गुस्सा भी था, सब कुछ था. तो लगता था उसको फिर से वापस लेके आना है दुनिया में. कि उस रास्ते पे चलते चलते मुझे लगा कि वो सिर्फ दिव्यांश की जर्नी नहीं थी, वो साथ साथ मुझे भी साथ में लेके चल रहा था. और उस रास्ते पे चलते चलते मैंने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ में, और बहुत सारे लेसन मिले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. तब समझ पाएंगे कि क्यों ब्लेज लिखी गई. पहले तो मैंने दिव्यांश को नए तरीके से जाना, एक बेटे के रूप में भी और एक अलग इंसान के रूप में भी.
मैंने ये जाना कि दिव्यांश का जीवन भले ही 22 सालों का था, लेकिन बहुत ही विराट जीवन में जी के गया। और आपने तो बुक पढ़ी है, उसने पूरे जीवन काल को जिया है उस 22 सालों में। जो हम 1 से लेके 100 ईयर में जीते, वो जी के चला गया। इसलिए जब हम लोग ब्रेज नाम टाइटल रखा, तो हम लोगों ने सब टाइटल रखा था द लास्ट सर्कमवलेशन बिफोर साल्वेशन। मुझे लगता है दिव्यांश ने इस जीवन चक्र को पूरा किया, लेकिन फिर पब्लिशर ने बोला कि ये रीडर फ्रेंडली नहीं है, तो ये नाम चेंज कर देते। तो हम लोग तो ऑथर थे नहीं, तो जो बोला किया। लेकिन अभी भी हम लोगों को लगता है कि दिव्यांश ने पूरे चक्र को जीते थे। दूसरा, मैंने देखा कि मैं तो दिव्यांश को दोबारा इस धरती पे लाना चाहती थी, फिर से जन्म देना चाह रही थी, लेकिन एक बेटे ने ही अपनी माँ को नया जन्म दे दिया, एक नई इंसान के रूप में, एक नई सोच के। मैंने ये जाना कि सफलता का मतलब सिर्फ चोटी पे पहुंचना नहीं होता है। आप उस रास्ते पे कैसे चलते हैं और अपने जैसे लोगों के लिए रास्ता कितना सुगम बनाते हैं, मेरे लिए वो भी असफलता है। हम सभी सफलता को देखते हैं, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। तो इस हिसाब से तो दिव्यांश को सक्सेस मिला ही नहीं था। और एज अ पेरेंट्स भी हम लोग तो सफल नहीं थे, क्योंकि हमने तो अपना बच्चा ही खो दिया। लेकिन दिव्यांश के जीवन से मैंने जाना कि सफलता का मतलब कुछ और भी हो सकता है, और दिव्यांश है जिसमें सफल रहा। भले ही वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाया, उसने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की, लेकिन वो अपनी ऐसी कहानी दे के गया है और हर घर में जा रहा है और हर के दिल को कुछ तो टच करके जाता है, कुछ लेके जाता है, कुछ दे के जाता है और आगे निकल जाता है। और मैंने ये भी जाना है कि हम लोग हर चीज को टारगेट और पर्पस से जोड़ते हैं। मुझे भी पहले पता नहीं था टारगेट क्या होता है, पर्पस क्या होता है, लेकिन दिव्यांश के जर्नी में मैं साथ चलते चलते मैं समझ पाती हूँ कि हमारा फिजिकल जो फॉर्म है उसका टारगेट कुछ हो सकता है, लेकिन सोल का पर्पस कुछ और है। हम लोग बहुत जगह जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं तुम्हारे लाइफ का टारगेट क्या है, तो वो बोलते हैं पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। फिर हमने पूछा पर्पस क्या है लाइफ का, पर्पस वही है। तो बच्चों को नहीं पता है, हम लोगों को भी नहीं पता है। तो मुझे लगता है दिव्यांश भले ही टारगेट पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपने जीवन का पर्पस पूरा कर लिया है। जब मैं यूएस में थी तो दिव्यांश ने कभी उस समय लगा कि दिव्यांश वहां सेट हो गया, ट्रीटमेंट हो जाएगा और वहां पे कुछ अच्छा सफल हो जाएगा। उसने उस समय बच्चे 22 साल का बच्चा वहां के चमक धमक में तो बड़ी गाड़ी बंगला वो सब सोचेगा। उसने मुझसे बोला था कि मम्मी मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और बहुत सारा चैरिटी करूंगा। तो दिव्यांश का टारगेट शायद पैसा कमाना था, लेकिन उसका पर्पस था चैरिटी करना। तो हम लोगों ने ब्रेक से जितने भी जो भी आता है सब टाटा हॉस्पिटल में जाके दे देते। तो मुझे तो बस यही लगता है कि दिव्यांश ने जो भी कमाया सब मेरे हाथ में उसने दे दिया है और मैं बस उसके जीवन के पर्पस को पूरा कर रही हूँ। मैंने ये जाना कि सब पेन से बहुत भागते हैं, अपने भी मुझे लगता है जब पेन में आप डूबेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि पेन क्या होता है और उससे निकलना कैसे। और पेन इतना सुंदर होता है, ये मैंने दिव्यांश के पेन में डूब के ही पाया। मैं अपने आप को बहुत प्योर और मेरे लिए वो कैथार्सिस होता है और मैं कितना पॉजिटिव फील करती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने ये भी जाना कि पेन बहुत सुंदर होता है। मैंने ये जाना कि हम लोगों में बहुत असीम क्षमताएं होती है, बस हमें उसे तलाशने की जरूरत होती है। हम लोग बस घबरा जाते हैं कि रास्ते तो बंद हो गए क्या। और दिव्यांश ने शायद बहुत जल्दी ये समझ लिया था, तो उसने रास्ता खुद के लिए भी ढूंढना और हम लोगों के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कुछ पढ़ा कि कैन वी क्रिएट अ न्यू डेस्टिनी फॉर आवरसेल्फ। तो मुझे लगा हाँ कर सकते हैं, दिव्यांश ने किया। उसे तो 12 साल में इसकी डेस्टिनी डिसाइड हो चुकी थी। उसने ना केवल खुद के लिए नई डेस्टिनी चूज की और एक पेरेंट्स के लिए भी। तभी मैं यहाँ आज बैठी हूँ, नहीं तो मैं दिव्यांश के जाने के बाद कहीं अंधेरे में गुम हो जाती। क्योंकि उसने डरने के बजाय अपने कर्मा पे ध्यान दिया, कर्मा पे को इम्प्रूव किया। उसको कभी मैंने डरते नहीं देखा, एक दिन भी मैंने नहीं देखा कि वो डर रहा है कि मम्मी क्या होगी। तो उससे मैंने सीखा कि अगर पेन है, पेन के साथ हिम्मत भी आता है और समय अच्छा और बुरा नहीं होता है, समय समय होता है।
बस हम उस पल को कैसे जीते वो हमारे हाथ में है। और अंत में मैंने ये जाना कि दिव्यांश का जीवन मेरे सपने से बहुत बड़ा था। वो एक पर्पस से आया था, मुझे ब्लेस करने आया था और बस उस जर्नी में आगे निकली। तो शायद इसी सब वजह से ब्लेज है और मैं भी यहाँ हूँ। बहुत बहुत इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। नीति जी, सुशील जी, किताब लिखते समय एक एक पल को रिविजिट करना, एक एक उस मोमेंट को दोबारा से जीना, ये आसान नहीं है। तो आप इसके बारे में, शायद ये उस मोमेंट से भी ज्यादा मुश्किल है जो आप लोगों ने उस समय जिया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रश्न से मिलता जुलता एक मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ कि किताब बनी कैसे। आप ये पूछना चाह रहे हैं मुझसे जी। कि किताब बनी कैसे। आपके पास किताब है, किताब की खुशकिस्मती रही तो आप पढ़ेंगे, लेकिन आप कभी नहीं जान पाएंगे जो किताब का हिस्सा नहीं कि किताब बनी कैसे थी। हम लोग ऑथर्स नहीं थे, वी वर ऑर्डेन्ड टू बिकम ऑथर्स। हु चोज अस? इट इज डेस्टिनी, इट इज आवर सन और मे बी सेरेंडिपिटी। उसने हम दोनों ऑथर्स बनाया, हम लोग ऑथर्स नहीं थे। और वो जब चला गया हम लोगों को छोड़ करके, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये किताब लिखी जानी चाहिए। लेकिन किताब, इसकी कहानी मैं सुनाता हूँ, इसकी मैं कहानी सुनाता हूँ कि हमने कहां से शुरुआत की थी और कहां पे हम लोग लैंड कर गए। 2018 की बात है, तो ध्यान से सुनिएगा कि कैसे एक हवा का रुख एक ऑथर्स तक पहुंचता है। वो हवा बिल्कुल वो तैर रहा है। 2018 की बात है और जनवरी की बात है। हम लोग यूएस में थे, दिव्यांश वहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और बीमारी रिलैप्स कर गई थी और बिल्कुल डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। ही वॉज ऑन लाइफ सपोर्ट इन हॉस्पिटल। 2-3 महीने था हॉस्पिटल में। हम लोग डेली बैठे रहते, सोचते क्या करें। उसी में कोई एक तो नर्स थी जो हम लोग को अच्छे से समझ रही थी और दिव्यांश को हमसे ज्यादा समझ गई थी, उसके बहुत सारी चीजों को उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि मिस्टर पोद्दार, व्हाई डोंट यू रीड अ बुक, इट हैज बीन रिटन बाय अ वन सेलिब्रेटेड ऑथर। उस बुक का नाम मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। वो बुक मैंने मंगाई फटाफट किंडल पे। उस किताब को लिखा था एक न्यूरो ऑन्को सर्जन जो कैलिफोर्निया के रहने वाले थे और अनफॉर्चुनेटली उन्हें लंग में कैंसर हो गया था। और जब वो कैंसर फैलने लगा, उनको लगा कि हम नहीं बच सकते हैं, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू कर दी। लेकिन लक का ऐसा रहा कि 80% 90% कंप्लीट किया होगा तो डॉक्टर साहब गुजर गए। तो रेस्ट 10% उनकी पत्नी ने कहानी लिख पाई। वो किताब न्यूयॉर्क का टाइम्स का बेस्ट सेलर बुक है, लगातार 5 साल। उस किताब को मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी किताब थी और मैंने अमेज़न पे बहुत कुछ लिख भी दिया था। 4-5 दिन बीत गए, उसके बाद अचानक अब इंट्रोस्पेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा था। इस किताब से मुझे क्या मिला? सैडनेस मिला, फ्रस्ट्रेशन मिला, एक इनएबिलिटी लगी कि मेडिकल साइंस कितना इनकेपेबल है कि एक पॉइंट के बाद वो आगे नहीं जा सकता है। इस डॉक्टर ने, इस पेशेंट ने, ये प्रोटैगनिस्ट ने क्या एक्स्ट्रा किया जो वर्ल्ड से इंपैक्ट हो जाए, मुझे नहीं दिखा था। उस समय मैं अपने बेटे को दिखा था, ही वाज अ लाइफ सपोर्ट। मुझे लगा कि दिव्यांग जिस दिन खड़े हो गए कहानी लिखना, कि मुझे पता है तुमने क्या किया। बात आई गई हो गई। 10 महीने के बाद हम लोग मुंबई आ गए वापस वहां से, फिर दिव्यांश लाइफ सपोर्ट पर आ गया। ये कहानी सुनिए, ये किताब हम दोनों के पास कैसे है मैं बता रहा हूँ कहानी आपको। यहाँ आ गए, बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, और डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है। आईसीयू में थे वो, वहां आईसीयू में रहने की व्यवस्था नहीं थी, हम लोग रात को घर आ जाते थे। एक दिन सुबह क्या हुआ, जब मैं निकलने के लिए बाहर आने वाला था तो मेरी वाइफ निधि खालिद हुसैनी की किताब काइट रनर, आपने नाम बहुत लोगों ने पढ़ा हो, काइट रनर, थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स एंड माउंटेन एंकोर। काइट रनर किताब ऐसे पढ़ के मुझे बोलती है, ऐसे उठा करके, शी वाज इन ग्रेट स्ट्रेस। क्या आप इस आदमी को बोल सकते हैं मेरी बेटी की कहानी लिखने के लिए? मैं सोचने लगा मैं ना बोलूं कि हाँ बोलूं।
मैं एक बाप भी था, एक हस्बैंड भी था, और एक आदमी भी था, मेरा बेटा भी था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कह सकते, मैं निराश नहीं करना चाहता था। और हम हॉस्पिटल पहुंचे, खालिद हुसैनी की मैंने वेबसाइट पे चेक किया, वेबसाइट पे मैंने मैसेज भी ड्रॉप कर दिया, लुक आई हैव ए वेरी गुड स्टोरी टू टेल द वर्ल्ड। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ लिखा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिस इज माय ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और मैंने डेलिबरेटली निधि को पढ़ाया था ताकि इसे लगे कि हमने अपना कर्मा किया। बात तो कर्मा की कहानी है ना। और इसलिए खालिद हुसैनी को कांटेक्ट करना था, ये बहुत बड़े सेलिब्रेटेड राइटर है, यूएसए में रहते हैं। बात खत्म नहीं हुई। मैं ना दिव्यांश को निराश करना चाहता था जो कुछ नहीं बोल रहा था, ना मैं निधि को निराश करना चाहता था। उसके बाद मैं निधि को हॉस्पिटल छोड़ा, मैं गया क्रॉसवर्ड, वहां पर हमारे मित्र हर्षिल नाम है उनका, मैंने उनसे क्या बताया कोई बायोग्राफिकल स्टोरी लिखने वाले वो राइटर्स हैं यहाँ पे? तो उसने बोला हाँ एक बहुत अच्छी राइटर है, एक लेडी राइटर है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ अभी। उनसे उन्होंने मुझे कांटेक्ट कराया, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने पूरा ब्रीफ बताया, कहा यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टू टेल द वर्ल्ड। मैं हॉस्पिटल आता हूँ, मिलता हूँ उनसे। वो नहीं आए मेरे क्लास में, बाद में रियलाइजेशन हो गया मैं ज्यादा बोल दिया, मैं कमिटमेंट ज्यादा हो गया, मैं खड़ी नहीं उतर पाऊंगी, वो नहीं आए। 2-3 बार मैंने एक रिमाइंडर मैसेज पोस्ट किया, बट शी नेवर टर्न्ड अप, रादर शी स्टॉप्ड टेकिंग माय मैसेज। मैंने लास्ट मैसेज लिख दिया कि लुक इट सीम्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माय स्टोरी, नो प्रॉब्लम, जीवन के किसी अच्छे राह पर फिर से मिलेंगे अलविदा। मैंने मैसेज करके उस कहानी को मैंने खत्म कर दी वहां पे। हिम्मत नहीं आ रहा, अभी तक ऑथर्स हम लोग नहीं है, अभी हम कहानीकार को ढूंढ रहे हैं। दूसरे खालिद मोहम्मद मिले जो इस किताब का प्रीफेस लिखे। खालिद मोहम्मद हमारे मित्र हैं, बहुत बेबाक आदमी है। मैंने उनसे पूछा खालिद जी आप इंटरेस्टेड हैं कहानी लिखने में? खालिद मोहम्मद को हमसे सिंपैथी हो गई और उन्होंने कहा कि मिस्टर पोद्दार कहानी तो लिखेंगे लेकिन अब एक शॉर्ट मूवी बनाते हैं, का स्क्रिप्ट लिखते हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा भी, रातों रात 2 स्क्रिप्ट लिखे दे दिया, लेकिन वो स्क्रिप्ट ऐसा था जो मेरे बेटे के लाइफ से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं था। तो मैंने खालिद जी को बहुत ही पोलाइटली बोला कि क्या हम इस शॉर्ट मूवी का आइडिया को ड्रॉप कर सकते हैं? वो समझ गए कि उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया, बात खत्म हो गई। उसके बाद दिव्यांश थोड़ा बेटर हो जाते हैं, घर आ जाते हैं, लेकिन बीमारी का अपना चलन था। फाइनली लास्ट टाइम वो अप्रैल 2019 में एडमिट हुए और 2 में ही पास अवे। 1 में डॉक्टर ने बोल दिया था कि जस्ट फ्यू आवर्स लीव अस। मेरी वाइफ निधि दिव्यांश का हाथ आईसीयू बेड के बगल में ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी। मैं अचानक कमरे में गया, मैंने दोनों इंटरलॉक्ड हैंड्स देखे। मैं पिता हूं, मैंने सोचा ये अब मैं जिंदगी में कभी नहीं देख पाऊंगा। मैंने चुपके से ये फोटो ले लिया। ऑथर उस समय पैदा हुआ था, ये दोनों ऑथर उस समय पैदा हुआ था, क्योंकि कोई मुझे ढूंढ रहा था कि तुम दोनों किस रास्ते पे आना है। कहानी पूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत लंबी कहानी है। ऑथर कोई ढूंढ रहा था, मैंने चुपके से ये कहानी, ये फोटो लिया, मैंने दीदी को दिखाया नहीं। ये फोटो मेरे कैमरे के मोबाइल पर पड़ा रह गया, मैंने कभी इसको दिखाया नहीं। वो दिव्यांश छोड़ के चले गए, हम लोग हरिद्वार से आए और आने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, माँ बाप रोता है, शायद मैंने भी रोए होंगे, इसने भी रोए होंगे, लेकिन उस रोने की स्थिति मैंने जल्दी से 30-40 पेज मैंने टाइप किए दिव्यांश की कहानी को, क्योंकि मुझे ऑथर तक पहुंचना था। ऑथर को पता नहीं हुआ दिव्यांश का, कुछ तो देना होगा पढ़ने के लिए, उठा को मैं कितना समझाऊंगा माउथ से। जल्दी से मैंने 10 दिनों में 30-40 पेज मैंने टाइप की और एक ऑथर मिल गया। बहुत अच्छी महिला है और स्टारडस्ट की एक्स एडिटर है, उनका नाम है सुगना सुंदरम, आप कुछ लोग जानते भी होंगे, बहुत अच्छी है। उन तक हम किसी कॉमन फ्रेंड से पहुंचे, उन्होंने 30-40 पेज पढ़ा और कहा कि मिस्टर पोद्दार यू हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टू टेल द वर्ल्ड, तो कैन आई राइट दिस स्टोरी? हम कहा बिल्कुल, मैं तो ऑथर्स को ढूंढ रहा हूं। उन्होंने कहानी दी। उसके बाद उनका लगातार सिलसिला हो गया हमारे घर आने का, हर सैटरडे संडे मेरे घर पे ही रहते थे। इतना ज्यादा इंटरव्यू हम दोनों का, काफी कैरेक्टर्स आए बुक के,
कुछ दुबई से आ रहे हैं, कुछ लंदन से आ रहे हैं, कुछ पटना से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं, कुछ डॉक्टर से इंटरव्यू करा है, डॉक्टर डुबेन और है उनका जेरूसलम में, उनसे इंटरव्यू करवाया, 60-70 घंटे का ट्रांसक्रिप्शन। वो कहानी लिखना शुरू कर दी। हम दोनों अभी तक पिक्चर में नहीं। लॉकडाउन हुआ, मैंने निधि को कहा, इस बीच क्या हुआ कि उन्होंने, सुगना जी ने कहा कि मिस्टर पोदार आप इजराइल गए थे तो आपने खाना बनाया था के लिए। शुरू में निधि वहां नहीं गई थी। इजराइल में खाना तो हम भाग के खिला नहीं सकते थे। मैं जिंदगी भर चाय नहीं बनाया लाइफ। मुझे खाना बना के अपने बेटे को देना था। मैं पहली बार खाना किचन में घुसा था और बनाया खाना, अच्छा खाना बनाया। शुरू में फेल कर गए थे, वो खिचड़ी में हमने चीनी डाल दी थी, इस कहानी का पार्ट है। लेकिन वो सीखे तो उन्हें वो एक्सपीरियंस आप लिखे। तो मैं एक्सपीरियंस बुक के लिए क्या लिखता हूं उनके लिए, खाने का रेसिपी तो लिख नहीं सकता था। तो मैंने कहानी तो मैंने मोड़ दी थी। मैंने यही लिखा था कि किचन कैसे मेल्टिंग पॉट ऑफ रिलेशंस हो सकता है माँ बेटे और हस्बैंड का। मैं उस पे मैं एक कहानी लिखा जो सुगना जी को बहुत पसंद है। लोग कहते हैं ना कि आप मैच खेलने से पहले थोड़ा नेट प्रैक्टिस करते हैं, वो मेरा नेट प्रैक्टिस था उसे। उनको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो खैर वो कहानी लिख रही थी। मैंने इसमें सोचा कि दिव्यांश कविताओं का संकलन निकालते हैं, काफी कविता है। तो मैंने कहा कविताओं को मैं पढ़ता हूं अच्छे से, उसका पर्सपेक्टिव लिखूंगा, समरी नहीं कि पोएट के दिमाग में क्या था जो उसे कविता लिखा कथार्सिक से, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था तो उसने वो कविता लिखी। तो मैंने सबसे पहले क्या कि कविताओं को मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा दिया, डेट वाइज। आप बिलीव करें, उसने कविताओं के माध्यम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उस कविताओं में लाइफ का स्ट्रेस है, सारे एलिमेंट्स ऑफ रिलेशंस की बात है, पेन की बात है, ग्रीफ की बात है, करेज की बात है, हर शेड्स आपको मिलेगा उनकी कविताओं में। मुझे लगा ऐसे ऑटोबायोग्राफी लिखती है। मैं घर आया, मैंने निधि को निधि हम लोग भी कुछ लिखते हैं, सुगना जी लिख नहीं होगा, हम लोग ऐसे ही कुछ लिखते हैं, छपेगा नहीं, हम लोग लिखते ही नहीं। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि द नरेशन विल बी योर्स, इट्स मदर्स स्टोरी। बिकॉज मैं इस चीज से शुरू से क्लियर था कि किसी बच्चे की स्टोरी कोई सबसे अच्छे से बता सकता है वो उसकी माँ हो सकती है, उसका पिता नहीं हो सकता है। पिता कहानी बता सकता है लेकिन उसकी माँ से बेटर कोई कहानी नहीं बता सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि माँ के साथ उसका एसोसिएशन 9 महीने से ज्यादा रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि माँ की कहानी होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने निधि से बात की और मैं डेली इसे कहानी का कॉन्ट्रूस बना लिया था। डेली मैं इनसे सुबह पूछता था, 2 घंटे इंटरव्यू लेता था मैं कि इसमें क्या बोलना है। दिन में मैं कुछ टाइप करता थी, पर्सनल स्टोरी थी। अब मुझे कहीं छपना ही नहीं था उस समय, मैं डिसाइड नहीं किया था। रात को मैं इनसे बैठता था और बैठ के सारी कहानी बताता कि ये तुम्हारा इनपुट का आउटपुट है। वहीं पर हम चैप्टर को क्लोज करते थे। करते करते सितंबर आ गया। सितंबर में सुगना जी कहानी लिख आई, 50% कंप्लीट थी। बट उनकी कहानी जब मैंने पढ़ी उस समय तक तो हम लोग एक सेरेंडिपिटी हम ऑथर्स बनने चले गए। मुझे कहानी समझ में आने लगी कि कहानी इट रिक्वायर्स मेजर मॉडिफिकेशन। हमने कहा इसमें तो मॉडिफिकेशन बहुत टाइम लग जाएगा, तो 1-2 चैप्टर मेरी कहानी का पढ़ेंगे। उन्होंने पढ़ा और पढ़ के इमीडिएटली कहा मिस्टर पोदार इस कहानी को मेरी कहानी छोड़ दीजिए। और उसके बाद ये कहानी बनी। मैं कहानी कंप्लीट करने के बाद तो भी मैं श्योर नहीं था कि पर्सनल स्टोरी में वर्ल्ड को कैसे बताऊं। मैं फिर खालिद मोहम्मद के पास गया, वो बहुत बेबाक आदमी है, क्या आप मुझे पढ़ के बताएं कहानी छपने लायक है। उन्होंने दिल से कहा मिस्टर पोदार, मैंने शोले मूवी को 3 स्टार दिया था। वो बहुत बड़ी फिल्म क्रिटिक इंडिया के। शोले मूवी को 1973 में जब भी मूवी आई थी 3 स्टार दिया था। ये कहानी आप जो चाहते हैं आपकी कहानी बताइए और इस तरह आपकी कहानी आप क्या, और इसका कवर पेज भी वही है। तभी ये कहना ठीक होगा कि जैसे जैसे कहानी चलती है इसमें आप साथ में दिव्यांश के कोई ना कोई ब्लॉग, कोई ना कोई कविता आप साथ में डालते हैं, जो हर थोड़ी देर में उसकी उस समय कैसी मेंटल स्थिति थी वो उसको आपने मद्देनजर रखते हुए उस कविता को डाला है। तो आप इसका कोई कविताओं का नया संस्करण निकालने का सोच रहे हैं? हाँ, ये मेरे दिमाग में बात चल रही थी। कविताओं का कविताएं तो इसमें है ही, सारी कविताएं मैंने संकलित कर दी हैं। लेकिन अभी पटना में मैं गया था और पद्मश्री है और साहित्य अकादमी विनर है डॉक्टर अरुण कमल, बहुत बड़े हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, आप जानते होंगे। वो हमारे गुरु भी रहे, साइंस कॉलेज में पढ़ता था पटना में। तो इसका हिंदी किताब का विमोचन पटना में उन्होंने ही किया था। उन्होंने कहा कि इंग्लिश का सारा हिंदी अनुवाद मैं करूँगा।
और इसकी एक्सेप्टेड हम पब्लिकेशन करें। ये पाइपलाइन में है, मुझे लगता है 4-5 महीने वो मुझे अनुवाद करके दे देंगे शायद, तो मैं शायद वो भी छपवा लूं। तो ये ब्लेज आप तीनों की है, आप आज अपने आप को इस अग्नि परीक्षा में कहाँ पाते हैं? अब आपको आश्चर्य होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये किताब की जर्नी हम लोग को कोई तपाता है तो आप तराशे जाते हैं, आप में लस्टरिंग आती है, आप में एक शाइन आता है। इन्होंने कुछ देर पहले बात बताई थी, मैं उसको रिपीट करता हूँ, फिर आपको प्रश्न लगाता हूँ। इस किताब का ओरिजिनल टाइटल था ब्लेज द लास्ट सर्कमएम्बुलेशन बिफोर सैल्वेशन। ब्लेज और मोक्ष के पहले की अंतिम अग्नि परीक्षा। जीवन तो आग है ना, फायर है, हम उसी प्रदक्षिणा करते हैं, हम घूमते हैं। तो क्या कि मेरे जीवन साइकिल की अंतिम प्रदक्षिणा हो सकने के बाद मुझे मोक्ष मिल जाए? ये कहानी लिखते हुए मैंने दिव्यांश के एक्चुअली मैंने महसूस की थी, और इसलिए मैंने वो सब टाइटल लिखा था। उन्होंने, रूपा वाले ने कहा कि ये थोड़ा मिसगाइड करेगा रीडर्स को, आप इसको चेंज कर दिया। मैंने चेंज कर दिया, लेकिन ब्लेज मेरे को मैंने ब्लेज इस कविता का नाम। तो वो प्रदक्षिणा जो चल रही थी, ये कविता लिखते हुए, ये किताब लिखते हुए, उस प्रदक्षिणा में आज तक चल रहे हैं। और जितना चल रहे हैं उतना ही मुझे एक विजडम सा आने लगा है। विजडम जो इसने आपने कुछ देर पहले बताया, टारगेट और लक्ष्य और उद्देश्य जीवन का, मुझे लगने लगा है कि उद्देश्य जीवन का पूरा होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे अंदर से स्वभाव, मुझे क्या लगता है, क्यूरिटी लग रही है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको एकदम समझ में आ जाए। आप लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे लेडीज हैं, आपके लिए ज्वेलरी कितना महत्व रखता है? पर्सनल मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, बहुत रखता होगा? आप इंडिविजुअली जवाब दीजिए। निधि को देखें, कोई ज्वेलरी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। ये ज्वेलरी की बहुत बड़ी शौकीन, बहुत शौकीन थी, अच्छा कलेक्शन था। दिव्यांश के बाद अचानक से इसने पहनना छोड़ दिया। हमने कहा कि क्यों छोड़ दिया? इसने यही कहा कि मैं हल्की लग रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही ब्लेज है, यही ब्लेज है, यही हमारी प्रदक्षिणा है। शायद मैं आपको प्रश्न उत्तर दे पाया। So, Divyansh had a very unique style of thanking and putting across his thoughts, which were so beautifully profound and made everyone very emotional. So, Shivji, would you like to read one of his thank you notes, which he wrote to, which personally I got very emotional while reading, which he wrote to Dr. Or in Israel, for our audience, please. देखिए, डॉक्टर और कौन है पहले समझ लीजिए, तब इस लेटर का मतलब समझ में आएगा। डॉक्टर रूबेन और वो हमारे बेटे के डॉक्टर थे। वो डॉक्टर नहीं थे, वो एंजल थे। और वहीं पे मुझे हिंदुस्तान और इजराइल में फर्क आया मेडिकल साइंस में। जब उस डॉक्टर से पहली बार मिले थे, हम लोग गए, तो डॉक्टर ने दिव्यांश हमें गले, हम लोग 6 फीट के 6.5 फीट के डॉक्टर थे, गले लगा लिया था और कहा था, मिस्टर पोद्दार, दिव्यांश, we will treat you and we will offer prayer in synagogue on every Shabbat. यही कहा। और शबात में प्रेयर करते थे, एंजल थे। और हर तरीके से वो सिर्फ दवा की बात नहीं, हमेशा के पूछते थे। एक तो समय आया कि गाड़ी से खुद ड्राइव करके हमारे अपार्टमेंट के बाहर हम लोग डिनर पे ले गए, ऐसे डॉक्टर थे। तो ट्रांसप्लांटेशन खत्म हो गया, जब उनको इंडिया वापस लौटना था, दिव्यांश थैंक्स बोल के, लिख के बोलता था। उसने हमें, डॉक्टर साहब बाहर डिनर पे ले जा रहे थे, तो दिव्यांश उसे सुबह कुछ लेटर लिख रहे थे। मैंने पूछा क्या लिख रहे हो? डॉक्टर रूबेन और के लिए मैं कुछ लिख रहा हूँ। तो मैंने पढ़ना उचित नहीं समझा कि जिनके लिए लेटर है, तो उसने कहा, पापा मैं वहीं पढ़ के सुनाऊंगा, लेटर में वो लेटर में पढ़ के दिखा सुना रहा। देखिए, लाइफ में ग्रेटिट्यूड होता है, आभार। कोई छोटा भी करे ना, वो डॉक्टर अपने काम का फीस लिया था ना, हो गया ना, क्यों आभार दे रहे? नहीं, फीस तो एक मंडेन चीज है। what is not mundane, what is intangible, which really satiates your heart, it is your gratitude that connects to soul. मैं वो लेटर पढ़ता, लेटर एक कोट से उसने शुरू किया। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, क्योंकि इंग्लिश किताब मैंने शुरू लिखी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। He writes, he quotes one Schindler's List, आपने मूवी का नाम सुना होगा, जो जूस पे
होलोकॉस्ट पे बनाया हुआ था। Whoever saves one's life saves the world. ये कोट शुरू किया। Then he writes, very profound quote. Found it really apt to word my gratitude for you in one line. Yes, doctor, you have actually saved my life, and also of those who are part of my world, the lives of my father, mother, sister, and my closest family. If you look at the main poster of movie Schindler's List, it portrays a larger hand from above holding a smaller, helpless hand below in its clutch. Schindler's List का आपने देखा है वो पोस्टर? एक मूवी बहुत अच्छी है, देख लीजिएगा। एक बड़ा सा हाथ है और नीचे में छोटे-छोटे हाथ है। ये उसका पोस्टर, बड़ा हाथ इज अ सेवियर, जो ऑस्कर शिंडलर्स थे उसमें। Nothing is more appropriate description of you, my doctor, and I coming to you as a helpless patient. Honestly, when my leukemia relapsed for the second time, all of us could feel nothing but despair around us, especially myself. It was then that Dr. Archana mentioned BMT along with your name. That was a ray of hope. As God willed, I was fortunate by His design to come to perhaps one of the holiest cities in the world for my treatment. The first time we saw him, 6 feet plus and light-eyed, it was as if he was the angel God sent to cure my son. Well, could not have been more true. The vibes and positive energy you exude, the personal attention to every want of your patient, the radiant smile, and most importantly, your attitude that says to a patient, don't worry, everything is all right, truly makes you, at least for me, as someone from heaven. Actually उनका कोट था, हमेशा बोलते don't worry, everything will be all right. हमेशा रूम में आते थे सुबह डॉक्टर, everything will be all right, don't worry. Thank you, Dr. Ruben Orr, for lifting me with your firm grasp from a 6-year-long arduous leukemic journey. That's all I can say, along with one more thing. May God really bless you. Always bowed in gratitude, Divyansh. इस gratitude में बात कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये दिव्यांश बोल रहा है, सुशील नहीं बोल रहा। और मेरा gratitude आभार है प्रभा केदान फाउंडेशन को। मेरा gratitude है आप सबों के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाल करके हमको सुन रहे हैं। यही मेरा gratitude है। ये मैंने दिव्यांश से सीखा है। निधि, फैमिली वेडिंग मिस करना, जब उसने अपने फर्स्ट कजन की वेडिंग मिस करी, वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ था और बहुत रोया, वरना वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव रहता था। तो ऐसे में आपने अपना और उसका मनोबल कैसे बढ़ाया? उस समय तो दिव्यांश जितना टूटा था उससे ज्यादा मैं टूट चुकी थी, क्योंकि मैं दिव्यांश को अपने पढ़ा भी है, मैं उसको उस रूप में, नए रूप में लेके जाना चाहती थी, सबको दिखाना चाहती थी, देखो मेरा बेटा कितना सुंदर, कितना प्यारा। वो उससे ज्यादा मेरा सपना टूटा था, और मैंने उसमें लिखा भी है कि वो हमेशा के लिए स्कार आ गया मेरे मन में। दिव्यांश तो भले ही भूल गया और नॉर्मल हो गया, लेकिन वो चीज मेरे मन में रह गया। और अभी रिसेंटली इस साल ही मेरे घर में 2-3 शादियां हुई है, वो चीज मेरे मन में, मुझे दिव्यांश के साथ में जाना था, उसके कजन के शादी में, और मैं उसके बिना नहीं जा सकती। सब बोलते जाओ, लोग क्या सोचेंगे, मैं बोलती हूँ मुझे दिव्यांश नहीं दिखेगा तो मैं वहां रह ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कब तक पता नहीं, लेकिन अभी तो मैं शायद नहीं जा सकती, क्योंकि वो मेरे मन में है। मैं दिव्यांश को देखना चाहती थी हंसते हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम अलग हो जाती हूँ। मैं वो सारा कुछ करती हूँ जो एक करना चाहिए, जो मुझे वो नहीं मिला था जब अंशु की शादी हुई थी, और सबने काट दिया था हम लोगों को समझ में आता है कि अगर पेन में है तो अपनी खुशी दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अगर शामिल करेंगे तो हम लोग शायद भले पास में रहिए, साथ तो फील कर सकते हैं। जी, मैंने शादी में डिसाइड किया कि मैं भले नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं सब कुछ करूंगी कि लोगों को ये महसूस नहीं हो कि मैं नहीं हूँ। तो मैं बॉम्बे से शादी थी, मेरे ननद की बेटी की शादी थी, सारे कजन आए, दिव्यांश के सारे फैमिली मेंबर्स आए, कि मैंने डिसाइड किया मैं नहीं जाऊंगी।
दिव्यांश की जो बहनें थी सब मेरे घर आई, मैंने सब कुछ अपना निकाल के दिया, ज्वेलरी सारी, पार्लर से बुला के सबको तैयार कराया, ननद से पूछ के जो भी था सब मैंने किया। एक सपोर्ट रहा, तो लोगों को ये शिकायत नहीं हुआ कि निधि नहीं गई। लोगों ने मेरे पेन को समझा और शादी के बाद सब मेरे घर आए, सब लोग थे, बहुत सारे लोग थे, घर छूटा है, फिर भी मुझे लगा नहीं मेरे घर आना चाहिए। और लोग यही बोल के गए कि वहां से ज्यादा तो मुझे लग रहा है यहाँ पे शादी वाला घर दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये तरीका होना चाहिए, कोई पेन पे है तो उसको साथ में लेके चलो, उसको छोड़ो मत, वो ज्यादा पेन देता है। Sushil ji, throughout his journey of 10 years of extreme health conditions, Divyansh played along. But on one instance, you talk about his pensive mood and the treatment being halfway through, on which he even writes a poem. So would you like to talk about that? बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। 2013 की बात है, 12-13 की बात है। फर्स्ट रिलैप्स हुआ था और फर्स्ट रिलैप्स के बाद ट्रीटमेंट बहुत ही gruesome हो चुका था। मतलब रिलैप्स, देन बॉडी इज नॉट कोऑपरेटिंग द ट्रीटमेंट, मोर कीमोथेरेपी, मोर साइड इफेक्ट, इट्स विशियस सर्किल आप कह सकते हैं। अब मैं दिव्यांश को बता नहीं पा रहा था कि ट्रीटमेंट कितना लगा। ट्रीटमेंट 2.5 साल का था, लगभग 1-1.25 साल हो चुका था। हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक से लौट रहे थे कीमो लेकर के। दिव्यांश ने पूछा, ऐसे ही पूछा कि पापा हाउ मच ट्रीटमेंट इज लेफ्ट नाउ। गाड़ी में बैठे हुए थे हम लोग, मैं क्या बोलता। मैंने कहा कि दिव्यांश डोंट थिंक मच, वी आर हाफवे थ्रू। उसके बाद उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा ही नहीं। आई वाज अरे कुछ पूछो तो, ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए ना। हमने बोला आई एम हाफवे थ्रू, वी आर हाफवे थ्रू, तो सप्लीमेंट्री आनी चाहिए। तुमने पूछा नहीं, पर उसको आंसर मिल गया, उसको आंसर मिल गया, वी आर हाफवे थ्रू। और जब घर गया, वो अब मेरे बहुत सारे अनकहे जवाब को वो खुद अंदर भी तलाश लेता था। और घर पहुंच करके हाफवे थ्रू पे उसने कविता लिखी, हाफवे डाउन द पाथ नॉट अनटेकन। वो रास्ता जो हमने कभी लिया ही नहीं था, उस रास्ते पे हम चले और उसका हाफवे हम नहीं चला। उसमें कविता, कुछ लाइन में आपको पढ़ना चाहता हूँ। कविता बहुत लंबी है लेकिन समय का अभाव है, मैं कुछ पंक्ति पढ़ना चाह रहा हूँ। डाउन द पाथ नॉट अनटेकन, उसके कुछ लाइन में पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, अनफैथमेबल आर द वेज ऑफ गॉड, नो वी कैन नॉट गेज इट, ही इज अ whimsical artist who sways his brush as he wishes। ये कविता पढ़िए, बहुत लंबी कविता है, मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ। As I was about to plant my feet on the lush green track, but I guess he had other plans for me, for he chose to change my track। Now as I stand halfway down the path, अब देखिए मैंने halfway down the path लिखा, मैंने बोला था दिन में, उस वर्ड को पिकअप कर उसने पीछे कविता लिखी थी, उसी रात को लिखी थी। Now as I stand halfway down this path, I have finally understood the nature of adversities as quoted by you all। You see, adversity is a poison with its own antidote। Adversity अगर जहर है, इसका इलाज भी यही adversity देता है। Adversity is a poison with its own antidote, a thorn with its own red rose, a mistake with its own moral lesson that always makes you realize its profoundness at core। इस पूरे कविता का भाव यही है कि अगर प्रतिकूल स्थिति आती है, अगर जहर है, वही प्रतिकूल स्थिति आपको ग्रोथ भी देती है। उसका निदान समाधान उसी प्रतिकूल स्थिति में ही मिलती है, आपको उसमें ढूंढना है। अगर आप गिरते हैं नहीं मिलेगा, अगर जूझते हैं तो सब कुछ वही मिलेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि दिव्यांश की कविताएं, उनके विचार एक 22 साल के, 18, 19, 20, 22 साल के बच्चे के नहीं थे। वो एक मैच्योर सोल के लाइफ लेसन्स थे जिनको दुनिया तक पहुंचाने का जरिया आप दोनों हैं। दिव्यांश अपनी बीमारी के साथ साथ स्टीरियोटिपिकल सोशल सेटअप से भी लड़ा। How do you think this lack of empathy can be corrected in the society? इस किताब को लिखने का बहुत सारे कारण थे और मेरे ये हम दोनों का ऑथर्स नोट में भी लिखा हुआ है, we wanted to break the stereotyping happening around cancer disease। मैंने आपको बता दिया प्रेडिक्टेबल है कैंसर। कैंसर होता है, लोगों का नजरिया बदल जाता है।
लोग आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, कैंसर हो गया। नेवर डू दिस, दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। इस स्टीरियोटाइपिंग का बहुत हिस्टोरिकल रीजन है, हमारे सिनेमाओं में दिखाया गया है, किताबों में दिखाया गया है, कहानियों में दिखाया गया है, कैंसर हुआ मतलब गॉन। ऐसा नहीं है। क्या कैंसर में कोई 10 साल जीता है? क्या 10 साल में वो 50 साल का लाइफ जी नहीं सकता है क्या? पहले ये बताइए। तो हम ये एग्जैस्परेशन क्यों? अभी रिसेंटली मैं बताता हूं, ये स्टीरियोटाइपिंग जो हम लोगों ने ये सोचा था, मेरे बैचमेट हैं, उनकी वाइफ को अभी ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ 1 महीने पहले। मुझे फोन किए, मुझे सब लोग जानते हैं, मैं कनेक्टेड हूँ कई डॉक्टर से बॉम्बे में। उन्होंने मुझे फोन किया कि पुत्र मेरी वाइफ को ये निकला है। कोई बात नहीं, नो एग्जैस्परेशन, बिकॉज आई हैव फेस्ड इट, नो प्रॉब्लम, ये काफी इलाज हो गए हैं, सब कुछ पॉसिबल है, तो विल ट्रीट है, डोंट वरी। कब आना है? दिस इज अ रिएक्शन, दिस ब्रेक्स स्टीरियोटाइपिंग। लोग सोचते हैं कि उसे कैंसर हो गया, उसके बाल चले जाएंगे, बाल चले जाएंगे तो स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगी। ये चीज नहीं होना चाहिए। लोग आते, लोग आपसे मिलना छोड़ देते हैं, लोग आपसे मिलना छोड़ देते हैं, और आप शायद भी कहीं उन लोगों को अवॉइड करते हैं जो पियर्सिंग आई से आपको देखते हैं। अरे इसके बेटे को या इस आदमी के हेड शेप हो गए, लेडीज के हेड शेप हो जाते हैं, होता है। ये बीमारी का ये है, क्या कर सकते? किसी को बुखार होता है, किसी का हेड शेप होता है, आपके बाल तो लौट के आ जाते हैं। ये लेकिन ये लोगों को बताने की जरूरत है। यू नो योर साइंस इज वेरी लिमिटेड, यू ट्रीट पेशेंट, you treat anatomy of the body, you cannot treat प्राण शक्ति, you don't understand प्राण शक्ति, आत्म शक्ति। आज आपका मेडिकल का नॉलेज है, आज तक जो है वो आपका नॉलेज, अभी से रात तक क्या चेंज होगा you can never predict. So don't predict the life of my son, better you devote attention to the treatment. इस स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेक करने की मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, कोई भी ऐसे पेशेंट्स है, फॉरगेट कैंसर की बीमारी है, कोई भी बीमारी हो सकती है उस आदमी को, कभी भी सिंपैथेटिक आई से मत देखिए, एम्पैथाइज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिंपैथी मत, सिंपैथी किल्स यू, एम्पैथी विंस यू, किसी का दिल जीतता है। दिव्यांश के नाम पर कुछ स्कॉलरशिप्स चल रही है, आप उसके बारे में कुछ इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। प्लीज। मैंने ये अनुभव किया कि जब बच्चा ऐसे बीमारी से जूझता है तो आपके घर से जो हॉस्पिटल का रास्ता होता है उससे आपको दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है, और दुनिया भी आपको अलग नजर से देखती है, और धीरे धीरे आप अंधेरे में छुपते जाते हैं। खासकर माँ की बात में बोलूंगी, दूसरे की बात में नहीं कर सकती। वो धीरे धीरे लोगों से मिलना बंद कर देती है, उसको लगता है कैसे मिले। एक बच्चे को सर्दी हो जाती है तो परेशान हो जाती है, ये बच्चा, मैंने तो कभी वो शब्द अपने जुबान से नहीं निकाला था, ल्यूकीमिया क्या होता है मुझे नहीं पता था। अचानक तो मैं तो एकदम अंधेरे में खो रही थी, तो लोगों ने मुझे ही ब्लेम डालना शुरू किया कि निधि किसी से मिलती नहीं है तो मैं कैसे मिलूं। लोग इजी रास्ता ढूंढते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जब किसी के घर में आग लगी है तो वो बाहर कैसे निकले, वो तो जो बाहर है उसको दरवाजा तोड़ के हाथ बढ़ाने की जरूरत है। तो मैंने जो भी मैंने फेस किया, जो भी पेन हुआ, उससे मैं नेगेटिव नहीं हूँ। ऐसा नहीं लगा कि अब सब खत्म हुआ तो मैं अब वैसे ही करूँगी। मैंने उससे लेसन लिया और मुझे लगा कि मैंने जो फेस किया मैं वो नहीं करूँगी। आज जिन्होंने भी कभी देखा भी नहीं, कभी मिलने नहीं आए, बहुत लोग हैं जो बीमार हो गए हैं, मैं उनको फोन करती हूँ, ये सोच के करती हूँ अगर फोन नहीं उठाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, मैं बात नहीं करना चाहती, मैं दोबारा ट्राई करूँगी। मैं बात करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, कहीं उनको मन रहता मैं लेके जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो जो मैंने मिस किया वो मैं ऐसे करके पूरा करना चाहती हूँ। और जब बुक बन रही थी तो इसमें था कि हम लोग सबको पढ़वाते हैं और कमेंट लिखवाएंगे। मैं बुक सब देखती रहती थी, जब दिव्यांश चला गया और मैं बुक में ही उसको पाती थी बुक, तो सारा कमेंट देखती थी तो मुझे लगता था मुझे भी वो कमेंट चाहिए। तो हम लोग बस बैठ के बात करते थे, उससे बात करें क्या वो लिख देंगे, क्या वो लिख देंगे। तो लगा ये डॉक्टर का कमेंट भी होना चाहिए कि हम लोग तो ठीक है बच्चा बीमार है, हम लोग बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं, डॉक्टर क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं टाटा हॉस्पिटल गई और फोन किया इन्होंने ऑफिस से कि तुम जा पाओगी, चक्कर तो नहीं आएगा, गिर तो नहीं जाओगी। मैंने बोला नहीं दिव्यांश के लिए तो मैं जाऊंगी। तो हम लोग उस समय तो ये बुक बना भी नहीं था, वो मैन्युस्क्रिप्ट था, वो लेके गए डॉक्टर श्रीखंडे के पास, डिप्टी डायरेक्टर है।
तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि दिव्यांश का सारा ट्रीटमेंट तो बॉम्बे हॉस्पिटल में हुआ है, तो आप अभी क्यों आए हैं मेरे पास, आप वहाँ जा सकते थे। तो मैंने यही बोला कि दिव्यांश को मैं ये टाटा हॉस्पिटल के टैग से जीवन भर बचाती रही, मैं उसको लेके नहीं जाना चाहती थी। वो टैग टाटा हॉस्पिटल का लगना मतलब कि मैं उस समय मुझे भी समझ नहीं था, उस समय मैं दिव्यांश को लेके नहीं आई। आज मैं इसकी कहानी लेकर आपके पास आई हूँ इस हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने एक बात जो बोली मैं मेरे दिल को छू गई। उन्होंने बोला कि मैं कभी मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं सुबह यहाँ आता हूँ आँख खुल के, और यही मेरे लिए मंदिर है, और सारे पेशेंट हैं उनकी मैं पूजा करता हूँ। और उस दिन सही में उस जगह पे खड़े होके मुझे वही फील आ रहा था, और मुझे लगा कि मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँ, वो वही मुझे अपना घर लग रहा था। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक बीमारी है, साथ में लेके चलना चाहिए। सब अलग कर देते हैं, अपनी खुशियाँ छुपाते, कोई घूमने जा रहा है वो बताएंगे नहीं, मैं क्यों दुखी हूँ। मैं तो बोलती हूँ 10 सालों का जो जीवन था मेरे लिए, मैंने सारा जीवन उसमें जी लिया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस यही बोलना था मुझे। स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बात करिए। नहीं, हाँ बोलिए। दिव्यांश के जाने के बाद वो बॉम्बे में सेंट मैरीज स्कूल में पढ़ते थे, वहीं से उन्होंने 10th बोर्ड का ICSE बोर्ड है, अच्छा लिखता था वो। सेंट मैरीज स्कूल ने उसके नाम पे स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट की, दैट्स कॉल्ड दिव्यांश आत्मन स्कॉलरशिप फॉर क्रिएटिव राइटिंग। लेकिन इससे बड़ी एक घटना आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी एक ईश्वरीय चीज है। ईश्वर, मैं किसी ईश्वर का नाम नहीं ले रहा हूँ, ईश्वर मीन्स डिवाइन, योर ओन सोल, सम डिवाइन पावर। न्यू जर्सी में वो फेयरली डिकिंसन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 4 महीने पढ़ पाया था, उसके बाद ही तो तबीयत बिगड़ गई थी। लेकिन 4 महीने में ही बिकेम क्वाइट पॉपुलर देयर। हर आदमी सोचा कि इस पर्सन ऑफ इनडोमिटेबल स्पिरिट, इस आदमी में कुछ है। उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जब फाइनली पता लगा कि ही इज नो मोर, हम लोगों ने मैसेज भेजे थे इंडिया से। उन्होंने बिना हमें बताए दिव्यांश आत्मन के नाम पे इंडोमेंट स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट करने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया। उसमें कोई डेल्टा वेव चल रहा था, हम लोग कुछ नहीं पता। अब प्रॉब्लम क्या हो गया वहां पर कि दिव्यांश वॉज ऑन F1 वीजा। स्कॉलरशिप उसी आदमी के नाम पर वहां इंस्टीट्यूट हो सकता है जो वहां का रेजिडेंट है, सिटीजन है। दिव्यांश तो वहां पर रेजिडेंट था ही नहीं, उसको ग्रीन कार्ड भी नहीं था। इसके लिए उसको न्यू जर्सी स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना था, 1 टाइम वेवर। उस वाइस चांसलर को पता नहीं कि हम लोग कहीं से अप्रोच नहीं, उन्होंने 1 टाइम वेवर लिया। स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट हुआ, 250 साल के लिए एंडोमेंट स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट हुआ। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने ब्लेज किताब को वहां रखी है, और उसका उन्होंने जूम पे हम लोग को मीटिंग बोले, जब उसका अनाउंसमेंट हुआ, व्हाट इज इट दैट रियली टोर माय हार्ट। उन्होंने कहा है कि लुक, दिस बॉय had read this in this university only for 4 months, but he is going to finance students for the study for 250 years. And not only that, he also said that whosoever applies for the scholarship, he will have to write SOP, statement of purpose, and the statement of purpose can only be written after reading plays. That way they have popularized the book there. हम दोनों बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं है हम लोग, बड़े आप लोग हैं। आप मेरी कहानी सुन रहे हैं, दिव्यांश की कहानी सुन रहे हैं, वो वाइस चांसलर का मैं अभी नाम भी भूल गया, वो लोग बड़े जो इस कहानी को आगे बढ़ते, याद है एम्बेसडर्स, यू आर द एम्बेसडर्स। हम लोग काम खत्म हो चुका है, अब तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मिर्जा गालिब के शब्दों में, इश्रत एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। इस उम्मीद के साथ कि आपका दर्द हर पढ़ने वाले की लिए दवा का काम करेगा, मैं अपनी ऑडियंस जो कि आप दोनों से बात करने के लिए बहुत उत्सुक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो अपने प्रश्न पूछें। थैंक यू। Though irrelevant, but I just thought after listening to your story, I just felt Abhimanyu of the Mahabharata character and your son Divyansh, very, very similar. How do you, did you, the two characters, I mean, this is the real life character, and do you feel
feel there's some kind of similarity? एक्चुअली अभिमन्यु की अगर बात करें ना, तो दो बात मैं बताऊं, तो सब बाहर निकल ही नहीं पाया था, वो तो निकल गया। एक्चुअली दिव्यांश हैड चीटेड हिज डेथ। आज हम लोग उसकी कहानी की बात कर रहे हैं, ही हैड चीटेड हिज डेथ, वो चक्रव्यूह से बाहर हो गया था। लेकिन अगर वो चक्रव्यूह था, मान लिया जाए वो था भी, उस चक्रव्यूह में सिर्फ उसका ही मंथन नहीं हुआ, उसने अपने माँ बाप का भी मंथन किया। शेखर गुप्ता द प्रिंट के एडिटर हैं, उन्होंने दिल्ली में मेरा बुक रिलीज हुआ था, उन्होंने बहुत गोल्डन वर्ड्स उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि जब बड़े लोग गुजर जाते हैं तो वो लेगेसी छोड़ते हैं। लेगेसी क्या होती है? उनकी बॉडी ऑफ वर्क हो सकता है, उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, कुछ भी हो सकता है। बट एक 22 साल का लड़का भी लेगेसी छोड़ के गया होगा। उसने कौन सी लेगेसी छोड़ी है? उसकी लेगेसी है उसके पेरेंट्स। उन्होंने ये कहा कि ये दोनों उनके लेगेसी हैं। तो जिस चक्रव्यूह की अगर आप बात कर रहे हैं ना, उस चक्रव्यूह से ये दोनों पेरेंट्स भी पैदा हुए, हम दोनों का रीबर्थ हुआ है। ये रीबर्थ एक पोएम भी इसका बुक में कोट किया हुआ है, और हम दोनों का रीबर्थ दिव्यांश के साथ ही हुआ है। मैं नेमित KP सिंह। अभी आपकी जो स्टोरी सुनने के बाद में इतनी इम्प्रेसिव है, तो इतनी इंडोमिटेबल स्पिरिट विच कैन इवन चीट डेथ, एंड इतनी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड फैमिली ट्रेडिशन से भी हो सकता है, या अपनी फैमिली वैल्यू सिस्टम से होता है, या कभी कभी लोग जो लिटरेचर पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कल्चर से जो आता है अपनी फैमिली, तो कैसे ये बिल्डअप हुआ? बिकॉज इट्स रियली मार्वेलस। वी वुड लाइक टू नो, वी कैन आल्सो ट्राई टू इनकलकेट such indomitable spirit in the children. देखिए, हमारा फैमिली वैल्यूज एक मिडिल क्लास फैमिली वैल्यूज है। हम लोग, मैं सच बताऊं, एट द कॉस्ट ऑफ मॉडेस्टी वी आर कन्फेसिंग टू यू, वी आर वेरी सिंपल पर्सन्स। मेरे घर में आइए, आप लोग सबका स्वागत है। एक ऑनेस्टी से रहते हैं, बच्चे को वही सिखाया। लेकिन ये सब बात कहने की बात है, आप सभी ऑनेस्टी से रहते हैं। क्या दिव्यांश डिफरेंट था? एक में वो दिव्यांश वॉज ए मैच्योर सोल, ये मुझे काफी लोगों ने बताया। एक घटना इसमें घटी थी, मैंने, आप उससे समझ में आ जाएंगे, मैंने किताब में इसको कोट भी किया हुआ है। जब यूएस में वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहाँ एक सिस्टम है उनके हॉस्पिटल में कि उनकी जो फादर, हर हॉस्पिटल में एक चैपल बना होता है, और फादर हर दिन हर पेशेंट के रूम में जाता है और 2-3 मिनट प्रे करके चला जाता है कि दवा भी काम कर रही है, दवा भी काम करेगी। उनका वो एक प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है। एक फादर आते थे, वो अफ्रीकन क्रिश्चियंस थे, दिव्यांश कमरे में आते थे तो हर पेशेंट के रूम में 2-3 मिनट समय बिताते थे, और हमारे कमरे में 5 से 10 मिनट समय बिताते थे। अच्छा, मुझे इरिटेशन होता था उस समय, तो हम लोग को बाहर निकलना पड़ता, वो मतलब प्रेयर कर रहे थे, तो शुड नॉट फील डिस्टर्ब, हम लोग बाहर हो जाते थे। फादर क्यों बैठे? बात 2 महीने तक हुए थे। फिर एक दिन फादर आए, 10 मिनट अंदर प्रेयर करके निकले, तो उस समय मन में बहुत उबाल आ रहा था मेरा। मैंने कहा, फादर व्हाट यू सी? डेली तो प्रे करने क्या हो रहा है? मेरे मन में एक साधारण माँ बाप की तरह बात करने लगे। फादर व्हाट यू सी? यू हैव बीन प्रेइंग फॉर हिम फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, डू यू सी एनी एंड ऑफ द टनल? He just started looking at Divyansh and said, you must have noticed, Mr. Poddar, I spend a lot of time with him, and sometimes you might have been irritated also. मेरा irritation उन्होंने पढ़ लिया था बहुत पहले, कभी आप irritated भी हो गए। तो मैंने कहा, तो embarrassment हो गया मेरे लिए। हमने कहा कि yes, I was irritated for some time. You know why I spent so much time with him? He's a mature soul. He's an adult soul. मैं इसके पास खड़ा होता हूँ, his body energy captivates me. I don't feel like living. मैं इसलिए इसके साथ इतना बात बताता हूँ। वो फादर को दिव्यांश बारे में क्या बताता है? ये सोल होता है, मुझे ये लगता है। परवरिश है, अपना जीन है। साइकोलॉजी को कोई स्टूडेंट होगी, साइकोलॉजी में आपने पढ़ा, मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, कि आपका जो कैरेक्टर्स है ना, 25% इज डिटरमिन्ड बाय जीन एंड 75% इज डिटरमिन्ड बाय एनवायरनमेंट, जो सोसाइटी डिटरमिन करती है। तो सोसाइटी से कुछ मिला हुआ उसे,
लेकिन मुझे अपना मानना है उसका अपना कैरेक्टर्स था, उसका अपना सोल था, जो बहुत पावरफुल सोल था। ये किताब पढ़ेंगे, पता नहीं फिर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पर पढ़िए जरूर, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप फील करेंगे कि दिव्यांश वाज योर सन। आप फील करेंगे, अगर आप अडल्ट हैं, आप मेरी जगह हमको फील करेंगे, अपने आप को रखेंगे और इसकी जगह आप सभी महसूस करेंगे। इतना कैप्टिवेट करता है दिव्यांश। लेकिन आपके प्रश्न में मैं लास्ट में उतर रहा हूं, एक ऑनेस्टी थी हमारे जीवन में और मैंने दिव्यांश साहब वो ऑनेस्टी रखी, हम दोनों ने ऑनेस्टी रखी और बेबाक बात करते थे हर कभी। लेकिन इसका कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है। मुझे आपने जो प्रश्न पूछा है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं इंदौर को, मैंने मुझसे मेरे घर में इसलिए आए थे वो, उनका नाम है दिलीप रेडगांवकर। मेरे घर में आए सिर्फ इसलिए पूछना है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर, आपने इसको क्या दिया था कि मैं लोगों को बता सकूं। मैंने कहा सर फार्मूला मेरे पास नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा, जो था मैंने लिख दिया सिर्फ, तो कुछ आंसर मिलना है तो इसी में मिलेगा। अब इसको पढ़िए, मैं तो यही कहूंगा आपको। अंत में आपकी लड़ाई अकेले की थी, पर इस लड़ाई का व्याख्यान हर पेरेंट, चाहे वो अपने बच्चे की किसी भी तरह की परेशानी से गुजर रहा हो, प्रेरणादायक है। वो पूछेंगे जी, एक लास्ट या प्लीज। It's done. Lekin as much of a reader, I believe more in doing rather than reading. Was clear with? Yes. So I'm more of a doer. Whatever I do, I have to do it with kindness and sympathy and empathy. What you perhaps described in a book. But I must compliment you on something. that बहुत सारे माँ बाप आप जैसे नहीं होते जो इस जीवन में अपने बच्चे को आज भी जिंदा किसी रूप से रख रखे। कुछ भी हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ, जो कि शायद एक जिंदगी का आम हिस्सा है, आपके लिए नहीं है, बस जीवन की हकीकत ये आम हिस्सा है। मगर जिस रूप से आपने जो एक पेरेंट्स को मैसेज दे रहे हैं, कैसे अपने जीवन काल में अपने बच्चे के ना रहते हुए भी उसको जिंदा रखते, ये आपसे बेहतर रूप कोई नहीं दे सकता। आपने ये बहुत अच्छा स्वरूप दिखाया, मुझे तो दिखाया कि कुछ भी हो, दिल में जो रहता है उसको जिंदगी समाज में भी जीवित रखिए, दिल में तो रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हिंदी में लिखती हूँ मैं। सर मेरा कोई विशेष प्रश्न नहीं है, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि हर स्थिति में हमें अपना पॉजिटिविटी कायम रखनी चाहिए। बस मुझे एक छोटी सी बात पूछनी है कि आपने हर विषय पर लिखा, बात भी की, लेकिन आपने दिव्यांश की बहन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आई थिंक यू हैव अ डॉटर ऑल्सो। यस यस। तो बस मुझे यही पूछना है। दिव्यांश की बहन का जिक्र इस किताब में है और सभी जगह जिक्र हुआ है, और चूंकि उससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं आया तो मुझे वो ड्रॉप करने की इच्छा नहीं हुई हमको। मुझे लगा कि आउट ऑफ द वे प्लेस हो जाएगा। उसका जिक्र किताब में कई जगह, बल्कि दिव्यांश ने अपनी बहन पे कविता भी लिखी है। द पोएम इज टाइटल्ड अय्या, भैया का अय्या होता है, बहुत लंबी। अगर अनन्या को समझ, माय डॉटर इज सिटिंग देयर, अगर अनन्या को समझना उस कविता को पढ़िए। दैट पोएम इज टाइटल्ड अय्या। और कितना बढ़िया से भाई बहन का रिलेशन हो सकता है उस कविता में उसने लिखा है, उस इसमें उदित किया। इस बुक का एक थोड़ा स्ट्रेंज पार्ट क्या है कि कहानी को हमने वीव किया है उसकी कविता के ऊपर। उसी कविता है, उसके ऊपर कहानी वीव की हुई है। तो अनन्या का जहां पर कुछ कविता जब लिखेगी वहां पर कहानी वीव हो गई है। उस तरीके से हमने कहानी को बढ़ाया। ओके, थैंक यू सर। साथ में इस बुक का कॉफी टेबल वर्जन भी निकाला, बहुत कॉफी टेबल वर्जन, और मेरे हिसाब से तो बहुत सुंदर आया है। ये 2 कॉपी लाए हैं, इसमें काफी फोटो, कहानी यही है बिल्कुल इंग्लिश बेस्ड, सेम है, ये अमेज़न पे अवेलेबल है। मैंने 2 कॉपी लाई है इन दोनों के लिए, क्योंकि आपके लिए मैं ला नहीं पाया, 2 ही कॉपी है, तो मैं इसको देना चाहता हूँ। अरे अब आपको कुछ देते ना सर। आपने इतना प्यार किया, इतने लोगों से मिला दिया, आप लीजिए। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और ये एक फिल्म की पंक्ति है, लेकिन
हमारे सामने जो चरितार्थ हुई है और हमने इस पूरी कहानी को समझा जाना, हमें एक, अगर मैं जस्ट अपनी बात कहना चाहूँगी कि अगर हमें एक कांटा भी चुभ जाता है तो हम उस दर्द को फिर से जीना नहीं चाहते, लेकिन एक लेखिका के तौर पे या लेखिका जो हमारे साथ बैठी हैं, जो एक माँ भी हैं और इन्होंने इस संपूर्ण दर्द को, संपूर्ण संघर्ष को फिर से जिया, ये बहुत मुश्किल है। और इस दर्द को जिस तरह से सर आपने और मैम आपने हमारे साथ बांटा, हम सब उतनी ही शिद्दत से इस चीज़ को महसूस करा, हमने महसूस किया है कि वाकई में कितने संघर्ष भरे दिन रहे होंगे और उन संघर्षों के माध्यम से आज भी हमारे बीच में इस कथा का नायक मौजूद है, हीरो। ये 22 वर्ष की जो जिंदगी थी बहुत बड़ी थी। दिव्यांश संपूर्ण सकारात्मकता के साथ जिए और उन्होंने हम सभी के जीवन को शायद एक नया आयाम भी दिया है इस पुस्तक के माध्यम से। और अपने माता पिता को तो निश्चित रूप से उन्होंने जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित भी किया है। तो हम सभी इस परिचर्चा के पश्चात शायद अपने जीवन को एक नया लक्ष्य देने की कोशिश करेंगे और नए दृष्टिकोण से हम इस जीवन को जीने का प्रयास भी करेंगे। और संघर्ष को और अपने दर्द को फिर से जीना केवल लेखक या कवि के अधिकार में ही होता है, क्योंकि जब वो इस दर्द से गुजरते हैं तो शायद उसको भली भांति हमारे सामने रख भी पाते हैं और इन्हीं संभावनाओं को हम जीते भी हैं। और निधि जी और सुशील जी ने अपनी इन अनुभूतियों को हमारे साथ बांटा और हमें परिचित कराया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनसे रूबरू हुए और इस कार्यक्रम के समापन पर आते हुए मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद के प्रोवीसी एवं निदेशक श्री रोहित जैनेन्द्र जैन जी को और बुक्स एंड बियॉन्ड की संचालिका श्रीमती श्वेता जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वह हमारे अतिथियों का स्वागत करें और इन्हें धन्यवाद दें। प्रिया जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपके इतने त्वरित प्रश्न और इनका सटीक उत्तर और पूरी अनुभूतियों के साथ जो हमें मिला, मैं इनकी आभारी हूँ। धन्यवाद प्रिया जी। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा